हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और 100 सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 6th पार्ट। ये मूवी आई थी 2009 में, यानी कि 5th पार्ट के 1 साल बाद। इसे डायरेक्ट किया है केविन ग्रुटट ने, जो कि पिछली सभी 100 फिल्म्स के एडिटर थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, इस फ्रेंचाइज को एक ही टीम आगे बढ़ा रही थी। ये केविन की डेब्यू फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। इसके राइटर है पैट्रिक मेल्टन और मार्कस डंस्टन, जो कि पिछले दोनों पार्ट्स के राइटर थे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हॉफमैन जिगसॉ की लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएगा और उसे टेस्ट किया जाएगा या नहीं। एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जिगसॉ गेम से। हम देखते हैं एडी और सिमोन को, जो कि आमने सामने ट्रैप थे। उनके सर पर एक डिवाइस लगा था, जो कि धीरे धीरे उनके दिमाग में स्क्रूज कस देगा। उनके सामने एक तराजू था, जिसकी साइड भारी होगी वही जिंदा बचेगा। अब उस तराजू पर उन्हें रखना क्या है? उनका मांस। उनके सामने टूल्स पड़े हैं जिनसे वो अपना मांस काट सकते हैं, और ये करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। लेकिन वो जिगसॉ गेम में क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों को इलीगली और अनफेयर तरीके से लोन देते हैं और बाद में उनसे कई गुना अमाउंट वसूलते हैं, यानी कि वो लोगों का मांस खाते हैं। अब आप मांस काटने वाला लॉजिक समझ गए होंगे। इस केस में एडी के पास एडवांटेज थी, वो जल्दी से अपने पेट से फैट काटने लगता है। सिमोन के पास फैट नहीं था, इसलिए वो अपना हाथ काटने लगती है, लेकिन उसका हाथ एडी के फैट की बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी पूरी बाजू ही काट देती है, और उसकी बाजू ज़्यादा भारी थी। वो ये गेम जीत जाती है और एडी मारा जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं पिछले पार्ट की एंडिंग में, जब हॉफमैन बच गया था और सैम मर गया था। हम देखते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अम्ब्रेला हेल्थ को, जिसका मालिक है विलियम ईस्टन। विलियम और उसके एम्प्लॉयज भी लोगों का मांस सिखाते हैं। वो अपने क्लाइंट से कई सालों तक पैसे भरवाते हैं, और जब कवरेज देने का टाइम आता है तो वो कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं और उन्हें एक पैसा भी नहीं देते। हमें इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाया जाता है। उनका एक 10 साल पुराना क्लाइंट था हैरल्ड एबर्ट। हैरल ने 10 साल तक प्रीमियम भरा, लेकिन जब उसे अपनी हार्ट डिसीज के लिए पैसे चाहिए थे, तब विलियम ने उसे कहा कि उसने 30 साल पहले एक ओरल सर्जरी करवाई थी, इस वजह से वो उसे पैसे नहीं दे सकते। इतनी बुरी तरह से वो लोगों का मांस खाते हैं, और इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में पिरानास भी रख रखी हैं। मीनवाइल हम देखते हैं हॉफमैन को, जो कि उसी क्राइम सीन पर पहुंचता है जिसे हमने मूवी की ओपनिंग में देखा था। वहां पर एजेंट डैन एरिक्सन पहले से ही था। आपको याद होगा कि एरिक्सन स्ट्रैम का बॉस है, और उसे कोई आइडिया नहीं है कि स्ट्रैम मर चुका है। उसकी नज़रों में वो जिगसॉ का साथी है, जो कि अभी फरार है, और अब वही जिगसॉ गेम्स को कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस क्राइम सीन पर वो खड़े हैं वहां पर उन्हें स्वयं के फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये हॉफमैन की ही चाल है। अभी तक तो सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन अब उसे एक झटका लगने वाला है। एरिक्सन उसे मिलवाता है एजेंट पेरेस से, जो कि बिली के फटने से मर गई थी। असल में वो मरी नहीं थी, बल्कि उसे छुपाया गया था, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता था, और ये बात स्ट्रैम को भी नहीं पता थी। अब हैरान परेशान हॉफमैन जाता है हॉस्पिटल में, और वहां से मिलती है पैमेला जेंकिंस, जिसे हमने अभी टीवी पर भी देखा था, और जब हॉफमैन को प्रमोशन मिला था तब भी वो वहां पर मौजूद थी। पैमेला जानती है कि जिगसॉ ने अपनी एक्स वाइफ जिल टक के लिए एक बॉक्स छोड़ा था, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। पैमेला चाहती है कि हॉफमैन जिल टक से उसकी मीटिंग फिक्स करवाए, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त जिल टक का इंटरव्यू सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरेगा। अब हॉफमैन वहां किसी काम से आया है, इसलिए वो पैमेला को कोई जवाब नहीं देता। वो हॉस्पिटल में आया है सिमोन से मिलने, जो कि अपना हाथ काटकर जिगसॉ की गेम से बची है। यहाँ सिमोन खुद कन्फेस करते हैं कि वो लोगों की लाइफ से खेल रहे थे, इसलिए जिगसॉ ने उन्हें सजा दी, और यही तो हॉफमैन सुनना चाहता था। इसके बाद वो पहुंचता है एडी की ऑटोप्सी में, और वहां पर कुछ गड़बड़ थी। एडी की बॉडी पर जो जिगसॉ मार्क था वो पुराने विक्टिम्स के मार्क से मैच नहीं कर रहा था। पिछले सभी पीसेस काटे गए थे एक सर्जिकल नाइफ से, जबकि वो पीस काटा गया है किसी और नाइफ से। हॉफमैन कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, स्ट्रैम ने कोई और नाइफ यूज किया होगा। लेकिन बड़ी बात थी, क्योंकि वो मार्क एक पुराने विक्टिम के मार्क से मैच कर गया था, और वो है सेथ बैक्स्टर, जिसने हॉफमैन की बहन का मर्डर किया था, और हम जानते हैं कि उसे हॉफमैन ने ही मारा था। अब हमें यह कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी की ओपनिंग वाली गेम भी हॉफमैन ही कंडक्ट कर रहा था, और यहाँ हॉफमैन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सेथ बैक्स्टर की बारी पर चली टेप निकलवा लेती है, क्योंकि अगर पीस काटने वाला अलग है तो वॉइस रिकॉर्ड करने वाला भी अलग ही होगा। पेरेस क्लूज ढूंढती जा रही थी और हॉफमैन की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मीनवाइल हम देखते हैं जिल टक को, जो कि जिगसॉ के बॉक्स को देख रही थी। उस बॉक्स में 6 फाइल्स थी और एक पैकेज था। 6 फाइल्स में से एक में थी पैमेला जेंकिंस की फोटो, यानी कि इस मूवी में पैमेला का भी मेजर रोल होने वाला है। जिल सीधा जाती है अपने क्लिनिक में, और वहां से मिलता है हॉफमैन। वो जिल से वही फाइल्स मांगता है जो उस बॉक्स में थी।
यहाँ हमें पता चलता है कि जिल जानती है कि हॉफमैन जिक्सॉ के लिए काम करता है। जिल उसे वो फाइल्स दे देती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। हम देख सकते हैं कि उसने सिर्फ 5 फाइल्स दी हैं, जबकि वो 6 फाइल्स थीं। यहाँ एक और फाइल खुलती है और हम देखते हैं कि उसमें विलियम ईस्टन की फोटो थी, जो कि मांस खाने वाली कंपनी का मालिक है। यहाँ हॉफमैन जिल से अलविदा लेता है और अपने काम पर लग जाता है। यहाँ पर हमें जिल और हॉफमैन के बारे में पता चला, लेकिन इसी के साथ यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि जिल अमेंडा के बारे में भी जानती थी। आपको याद होगा कि अमेंडा को नशे की लत थी, इसीलिए जिक्सॉ ने उसे ट्रैप किया था, लेकिन पहले उसका इलाज जिल के क्लिनिक से ही चल रहा था। जिल उसे ठीक करने में नाकाम रही, लेकिन जिक्सॉ ने उसे ठीक कर दिया। तभी से जिल भी जिक्सॉ के तरीके में थोड़ा बहुत बिलीव करने लगी थी। अब पास से निकलते हैं और आ जाते हैं फिर से प्रेजेंट में। हॉफमैन काम पर लग चुका था और सबसे पहले वो किडनैप करता है विलियम को। जब विलियम को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रैप में फंसा पाता है, लेकिन वो वहां पर अकेला नहीं था। सेम उसी के जैसे ट्रैप में फंसा था उसका जेनेटर माइक। वहां एक टेप प्ले होती है जिसमें हम देखते हैं जिक्सॉ को। पहली बार ऐसा हुआ है कि टेप पर बिली नहीं बल्कि जिक्सॉ खुद गेम के रूल्स बता रहा है। वो बताता है कि विलियम के हाथों पैरों पर 4 बॉम्ब्स लगे हैं, उसे 4 टेस्ट पूरे करने होंगे, तब जाकर वो इन बॉम्ब से बच पाएगा, और ये टेस्ट पूरे करने के लिए उसके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं। अगर इतने टाइम में वो चारों टेस्ट पूरे नहीं कर पाया तो वो तो मरेगा ही, लेकिन उसकी फैमिली भी मरेगी। उसी वक्त हम देखते हैं माँ बेटे टैरा और ब्रेंट को, जो कि कहीं पर ट्रैप थे और वो विलियम को लाइव देख पा रहे थे। विलियम का पहला टेस्ट ये है कि उसे अपनी सांस रोकनी है। जितनी बार भी वो सांस लेगा वो ट्रैप बंद होता जाएगा और उसकी बॉडी को क्रश कर देगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है दूसरे का फेलियर। हैंक का भी सेम यही टेस्ट है। अब देखना यह है कि ज्यादा देर तक सांस कौन रोक पाता है। उनकी गेम स्टार्ट होती है और विलियम बड़े आराम से अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन हैंक के साथ एकदम उल्टा था। वो एक स्मोकर था, इसलिए वो अपनी सांस नहीं रोक पाता और मारा जाता है। विलियम के लिए तो ये खुशी की बात थी। वो फ्री हो गया था और उसे एक बॉम्ब की चाबी भी मिल गई थी। एक बॉम्ब को उतार कर वो आगे बढ़ता है। उधर टैरा और ब्रेंट ये सब देख रहे थे। उनके चेंबर में एक लीवर था जिसके ऊपर लिखा था लिव एंड डाई। वो लीवर कनेक्टेड था एसिड से भरे एक कंटेनर से। ब्रेंट कहता है कि उन्हें लीवर को लिव की तरफ कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर भी 60 मिनट्स का टाइमर चल रहा था। टैरा समझ जाते हैं कि उस टाइमर का कुछ तो मतलब जरूर होगा, इसलिए वो वेट करते हैं। हॉफमैन भी उन पर नजर रख रहा था, और यहाँ हम देखते हैं कि उन 6 फाइल्स में टैरा और ब्रेंट की फोटोज भी शामिल थी। अब तक 4 फाइल्स रिवील हो चुकी हैं, और हम जान चुके हैं कि इन फाइल्स में उन लोगों की फोटोज हैं जो इस गेम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पैमेला जेंकिंस को भी किडनैप कर लिया गया है, और वो टैरा और ब्रेंट के साथ वाले चेंबर में ही है। उसे किडनैप तब किया था जब वो जिल टक से मिलने गई थी। उसने जिल को एक लेटर दिया था जो कि उसी वेयर हाउस से मिला था जहां जिक्सॉ की डेथ हुई थी। यहाँ में ये भी दिखाया जाता है कि जिक्सॉ विलियम को पहले से जानता था, इनफैक्ट वो भी उसका क्लाइंट था। आप समझ ही गए होंगे कि ये सब किस तरफ जा रहा है। खैर विलियम पहुंच जाता है अपने दूसरे टेस्ट पर। वहां से 2 चेन्स पकड़नी थी। जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है उसके सामने बिली आ जाता है और वो उसे गेम के रूल्स बताता है। विलियम के सामने उसके 2 एम्प्लॉयज कैद थे, एक है एडी और दूसरा है एलन। अब विलियम की कंपनी के रूल्स के हिसाब से जिनके एज ज्यादा है उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं है, वो उनके लिए पैसा वेस्ट करने के बराबर है। अब यही विलियम का टेस्ट है। उसे एक चेन को छोड़ना है और जिसकी भी चेन वो छोड़ेगा वो फांसी पर लटक जाएगा। देखना यह है कि जब खून उसके हाथों पर लगेगा तो वो ज्यादा एज वाले को मारेगा या कम एज वाले को। गेम स्टार्ट हो जाती है और वो चेन्स खींचने लगती है। विलियम को जल्दी से डिसाइड करना था और वो डिसाइड कर लेता है। वो एलन की चेन को छोड़ देता है। या उसने खुद ही अपना रूल तोड़ दिया, जिस रूल के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब उसने एज देखकर डिसाइड किया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब उसे कई सारी डेथ्स का पछतावा होने वाला है जो उसके रूल्स की वजह से गई हैं। टेस्ट पास होते उसे एक और चाबी मिल जाती है और वो एक और बॉम्ब को निकालकर आगे बढ़ता है। उधर पैमेला को भी होश आ चुका था। उसके पास भी एसिड से भरा कंटेनर था और साथ ही एक टेप रिकॉर्डर भी। वो उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करती है, लेकिन वो हमें नहीं सुना जाता, बल्कि हमें दिखाई जाती है 5वीं फाइल फोटो जो कि थी विलियम की लॉयर डेबी की। हॉफमैन अपने काम में बिजी था, तभी उसे एरिक्सन की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। मीनवाइल हम देखते हैं जिल टक को, जो कि एक हॉस्पिटल में जाती है और जिक्सॉ के पास से निकले पैकेज को किसी रूम में डाल देती है। यहाँ में फिर से पास में ले जाया जाता है। हम पहुंच जाते हैं थर्ड पार्ट की टाइमलाइन में, जब जेफ के टेस्ट को सेटअप किया जा रहा था। और यहाँ फाइनली ये रिवील होता है कि अमेंडा और हॉफमैन एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि अमेंडा को टेस्ट किया गया था और हॉफमैन बिना टेस्ट के ही शामिल हो गया था। यहाँ तक कि हॉफमैन ये भी जानता था कि अमेंडा को दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अब हम पास्ट में हैं तो एक और पास पर नजर डाल लेते हैं। जिक्सॉ अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए विलियम के पास गया था, लेकिन विलियम ने उसे भी कवरेज देने से मना कर दिया, वही एज वाला रूल। तब तक उसके अंदर जीने की उम्मीद थी, तब तक वो जिक्सॉ नहीं बना था, लेकिन इसके बाद से उसने उम्मीद छोड़ दी थी
और यहाँ हमें पता चलता है कि आज विलियम उसकी गेम में क्यों है। अब फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट में। विलियम अपने तीसरे टेस्ट पर पहुंच चुका था। वो एक बॉयलर रूम था। उसमें विलियम की लड़ाई डेबी ट्रैप थी, जिसकी फोटो अभी हमने देखी थी। डेबी को 90 सेकंड्स के अंदर वहां से निकलना था, नहीं तो उसकी बॉडी पर लगा डिवाइस उसके सर को छेद देगा। वहां से निकलना आसान नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ विलियम ही उसकी हेल्प कर सकता है। टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो भागने लगती है, लेकिन वहां हर जगह पर गर्म स्टीम निकल रही थी। विलियम उसके लिए रास्ता क्लियर कर सकता था, स्टीम को अपने ऊपर लेकर। वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है और किसी तरह उसे खुद तक ले आता है, लेकिन अभी भी वो फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि उसके डिवाइस की चाबी विलियम के पास थी, उसकी बॉडी में। अब इससे पहले कि वो कुछ करता, डेबी एक पावर सॉ से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों ही अपनी अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन डेबी के पास टाइम की कमी थी। वो चाबी नहीं ले पाती, इसलिए मारी जाती है। लड़ने के बजाय अगर वो विलियम से चाबी मांग लेती तो वो पक्का बच जाती। खैर, विलियम को एक और चाबी मिलती है, जिससे वो एक और बॉम्ब को उतार देता है। वो पहुंच जाता है अपने फाइनल टेस्ट पर और वहां से मिलता है एक बड़ा सा स्पाइरल, जैसा बिली के गालों पर होता है। उस स्पाइरल के पीछे एक और स्पाइरल था, जो कि एक राउंड अबाउट पर था, जिसके ऊपर विलियम के 6 एम्प्लॉयज बंधे हुए थे। राउंड अबाउट इस झूले का नाम है, इसे कैरोसेल भी कहते हैं। और ये वही एम्प्लॉयज हैं जो लोगों की पॉलिसीज में कमियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें लूटा जा सके। उनके सामने एक शॉटगन है, जो कि राउंड अबाउट के रुकते ही फायर हो जाएगी। उस शॉटगन के अंदर पूरी 6 गोलियां हैं, यानी कि वो सभी मरने वाले हैं। लेकिन विलियम उनमें से किन्हीं 2 को बचा सकता है, और उन्हें बचाने के लिए विलियम को भी दर्द झेलना पड़ेगा। गेम स्टार्ट हो जाती है और वो एक एक करके मरने लगते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन विलियम उनमें से 2 लड़कियों को बचा लेता है, और इसके लिए उसे भी कुछ प्राइस चुकाना पड़ा था। फाइनल टेस्ट पूरा होते ही उसे आखिरी बम की चाबी मिल जाती है और वो उस जगह से बाहर निकलने लगता है। उधर हॉफमैन पहुंच चुका था एरिक्सन और पेरेस के पास, जो कि सेथ बैक्स्टर के टेप को डिकोड कर रहे थे ताकि उस टेप की असली आवाज का पता चल सके। वो बस आखिरी स्टेज पर थे। तब वो हॉफमैन के सामने एक बड़ा खुलासा करते हैं। आपको याद होगा कि इस फिल्म की ओपनिंग वाली गेम में श्रैम के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उन फिंगरप्रिंट्स को एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि जब श्रैम ने उन विक्टिम्स को छुआ था, तब तक वो ऑलरेडी मर चुका था, यानी कि वो मरे हुए श्रैम के फिंगरप्रिंट्स थे। यहाँ हॉफमैन का भांडा फूट चुका था, तभी वो वॉइस भी डिकोड हो जाती है, और वो वॉइस हॉफमैन की ही थी। अब उन्हें जिक्सॉ का असली साथी मिल चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हॉफमैन एक ही झटके में उन तीनों को मार देता है। यहाँ रिवील होता है कि श्रैम के फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे पहुंचे थे। श्रैम की पूरी बॉडी क्रश हो गई थी, लेकिन उसका एक हाथ बच गया था, और उसी हाथ की मदद से हॉफमैन ने हर जगह पर श्रैम के फिंगरप्रिंट्स छोड़े थे। यहाँ भी वो बिल्कुल वैसा ही करता है। हर जगह वो श्रैम के फिंगरप्रिंट्स छोड़ देता है, और उसके बाद वो उस पूरी लैब में आग लगा देता है, जिससे सारे सबूत भी मिट जाते हैं और सबूत इकट्ठा करने वाले भी। इसके बाद वो पहुंचता है उसी जगह पर जहां पर विलियम की गेम चल रही थी, और वहां पर जिल तक पहले से ही पहुंच चुकी थी। वो वहां पर उस लेटर को रख देती है जो उसे पैमला ने दिया था। हॉफमैन उस लेटर को देखता है और यहाँ बहुत कुछ रिवील होता है। ये लेटर थर्ड पार्ट में अमेंडा को मिला था, और इसे पढ़ने के बाद उसने डॉक्टर लिन को मारा था। ये लेटर लिखा था हॉफमैन ने, और इसके थ्रू वो अमेंडा को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे अमेंडा का सीक्रेट पता था। जिस रात जिल का मिसकैरेज हुआ था, उस रात अमेंडा सिसिल के साथ थी, जिसने जिल के पेट पर दरवाजा मारा था। इनफैक्ट अमेंडा ने इसे चोरी करने के लिए इंसिस्ट किया था, क्योंकि तब वो भी नशा करती थी। ये राज सिर्फ हॉफमैन जानता था, और इसी के दम पर उसने अमेंडा को ब्लैकमेल किया डॉक्टर लिन को मारने के लिए, यानी कि असल में अमेंडा हॉफमैन की वजह से मारी गई। ये इस मूवी का मेजर ट्विस्ट है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, और वो है हॉफमैन का टेस्ट। उधर विलियम पहुंच जाता है एक चेंबर में, जो कि पैमला और टेरा के चेंबर के बीच में था। यहाँ वो फाइनली अपनी फैमिली से मिलता है, जो कि है पैमला। जी हाँ, वो विलियम की बहन और उसकी इकलौती फैमिली है। फिर टेरा और ब्रेंट कौन है? आपको विलियम का क्लाइंट हैरल्ड एबर्ट तो याद ही होगा। टेरा उसकी वाइफ है और ब्रेंट उसका बेटा। अफसोस विलियम की वजह से हैरल्ड अब जिंदा नहीं है। हैरल्ड की लाइफ पर विलियम का पूरा कंट्रोल था, लेकिन आज इसका उल्टा होगा। आज हैरल्ड की फैमिली के पास विलियम की लाइफ का कंट्रोल है। वो डिसाइड करेंगे कि विलियम जिएगा या मरेगा, यानी कि ये विलियम की गेम थी ही नहीं। वो उनसे माफी मांगता है, लेकिन क्या वो माफी के लायक था? फिर भी टेरा उसे मार नहीं पाती, लेकिन वहां पर ब्रेंट भी तो था। वो लीवर खींच देता है और कई सारे इंजेक्शन विलियम की बॉडी में घुस जाते हैं, और उन इंजेक्शन के थ्रू वो एसिड विलियम की बॉडी में जाने लगता है। देखते ही देखते विलियम की बॉडी गल जाती है और वो मारा जाता है। उधर जिल हॉफमैन को बेहोश करके उसे चेयर पर ट्रैप कर देती है। इसके बाद वो उसके फेस से अटैच कर देती है रिवर्स बेयर ट्रैप को, जो कि उसे जिक्सॉ के बॉक्स में से मिला था, लेकिन ये अमेंडा वाला नहीं है। ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन है, इसीलिए इसे रिवर्स बेयर ट्रैप 2.0 कहते हैं। यहाँ रिवील होता है कि जिक्सॉ के बॉक्स में जो 6th फाइल थी, उसमें हॉफमैन की फोटोज थी, यानी कि हॉफमैन को टेस्ट करने की जिम्मेदारी जिक्सॉ ने जिल को दी थी।
वो हॉफमैन को ट्रैप कर देती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते वो हॉफमैन को कहती है गेम ओवर। 60 सेकंड बाद वो ट्रैप उसका मुंह खोल देगा। अब इससे बचने के लिए उसे क्या करना है? कुछ भी नहीं। उसे बचने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया। लेकिन हॉफमैन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत तेज है। वो उस ट्रैप से ही अपना हाथ तोड़ने लगता है। हाथ तोड़कर वो उस चेयर से फ्री हो जाता है, लेकिन ट्रैप अभी भी उसके मुंह पर ही था। किसी भी तरीके से वो उसे खोल नहीं सकता था, इसलिए वो एक रास्ता निकालता है। उस ट्रैप को वो डोर विंडो में फंसा देता है ताकि वो पूरा ना खुल पाए। जैसे ही वो खुलता है, हॉफमैन किसी तरह अपना सर उससे बाहर निकाल लेता है और मिनिमल डैमेज के साथ वो जिगसॉ के टेस्ट को पास कर लेता है। अभी तक वो इकलौता ऐसा है जिसने जिगसॉ का टेस्ट पास किया, जबकि उसके पास बचने का रास्ता तक नहीं था। अब वो आगे क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन को मारने से पहले अमेंडा लिन की बेटी कॉर्बेट के पास जाती है और उसे हॉफमैन के ऊपर ट्रस्ट ना करने के लिए कहती है। इस सीन का कोई स्पेसिफिक मतलब तो नहीं है, बस इसका यही मतलब है कि अमेंडा उसकी मॉम को मारने जा रही थी हॉफमैन की वजह से, इसलिए वो उसे हॉफमैन से दूर रहने की सलाह दे रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉफमैन ही कॉर्बेट की देखरेख कर रहा था। तो ये मूवी पिछले पार्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा सही है। पिछले पार्ट ने तो लेवल बहुत ज्यादा गिरा दिया था, लेकिन इसने वो पॉइंट्स पकड़े जो पिछले पार्ट में नहीं थे, जैसे कि मेजर ट्विस्ट और मेन गेम का स्टोरी से कनेक्ट होना। हाँ, डिटेलिंग इसमें भी नहीं की गई, लेकिन ये डायरेक्टर की पहली फिल्म थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके मेजर ट्विस्ट थे हॉफमैन का लेटर, सिक्स्थ फाइल और विलियम की फैमिली। जिसे हम उसकी फैमिली समझ रहे थे, वो उसकी फैमिली नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे। पूरी मूवी में विलियम सोच रहा था कि पावर उसके पास है, जबकि वो धीरे धीरे अपने जजमेंट की तरफ बढ़ रहा था। ये पार्ट फिफ्थ पार्ट से बेहतर है, लेकिन बाकी चारों पार्ट से नीचे ही है। इस मूवी में हॉफमैन के साथ साथ जिल को भी लाइट मिलाया गया, लेकिन इस काम को पिछले पार्ट में भी किया जा सकता था। पिछले पार्ट में ना तो कोई ट्विस्ट था और ना ही स्टोरी में उतना दम था। उसमें सिर्फ हॉफमैन की बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी। उसी के साथ साथ वो जिल के ऊपर भी थोड़ी लाइट डाल सकते थे, क्योंकि आपने देखा कि इस मूवी में बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है, चाहे वो हॉफमैन के बारे में हो या जिल के या अमेंडा के या जिगसॉ के या फिर विलियम के। अगर इसका थोड़ा सा कंटेंट फिफ्थ पार्ट में दिखा दिया जाता तो ये दोनों ही मूवीज बैलेंस हो जाती। उसमें कुछ भी नहीं था और इसमें बहुत कुछ था। इस मूवी के थ्रू में बहुत कुछ क्लियर किया गया, जैसे हॉफमैन और जिल का रिश्ता, अमेंडा और जिल का रिश्ता और हॉफमैन और अमेंडा का रिश्ता। इसमें हमने पूरी जिगसॉ टीम को एक साथ देखा। इसके अलावा विलियम की स्टोरी को ऐड किया गया ताकि मूवी में एक मेन गेम भी चल सके। विलियम वो आखिरी इंसान दिखाया गया जिसे जिगसॉ अपनी गेम में ट्रैप करना चाहता था, और उसके बाद था हॉफमैन। अब ये दोनों ही ट्रैप हो चुके हैं, तो अगले पार्ट में हमें क्या दिखाया जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ आपको स्टोरी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस फिल्म का बजट था $11 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $68.2 मिलियन का, जो कि इसे अब तक की लोएस्ट ग्रॉसिंग सॉ फिल्म बनाता है। इस फ्रेंचाइज की 7th फिल्म, जिसका नाम सॉ 3D है, वो असल में 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म को मिले रिस्पांस की वजह से उन्हें एक मूवी बना दिया गया, नहीं तो अब तक सॉ के 9 पार्ट्स होते। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से सिर्फ एक हफ्ता पहले डायरेक्टर को बताया गया कि इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे वो बहुत निराश हो गए, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और इसके अगले पार्ट को 3D में बनाया गया। सॉ 3 के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें शॉनी स्मिथ के नए सीन्स को शूट किया गया, नहीं तो पुरानी फुटेज से ही काम चल रहा था। जिस सीन में अमेंडा सिसिल के साथ थी, उसमें आप उसे कांपते हुए देख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सच में कांप रही थी, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। इस फिल्म में डॉक्टर गॉर्डन को वापस लाया जाने वाला था, जिन्हें आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर इसमें डॉक्टर गॉर्डन भी होते तो ये कहानी समझ के बाहर हो जाती, क्योंकि इसमें समझने के लिए पहले ही बहुत कुछ था। सिमोन का रोल करने वाले एक्ट्रेस ने स्क्रीम क्वींस नाम के रियलिटी शो को विन करके इस फिल्म में एक रोल जीता था। इस फिल्म को थाईलैंड में बैन कर दिया गया था। ये पहली सॉ फिल्म है जिसमें बिली खुद आता है गेम के रूल्स बताने, और ये पहली सॉ फिल्म है जिसमें जिगसॉ खुद किसी वीडियो टेप में आया गेम के रूल्स बताने। ये पहली सॉ फिल्म है जिसमें बॉडी ट्रैप्स के ऊपर डिजिटल मीटर्स लगे थे। यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी। रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही स्पेन में इस मूवी को एस रेटिंग मिल गई थी, जिस वजह से कुछ गिने चुने थिएटर्स में ही रिलीज हो पाई। इस फिल्म को बीट किया था पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने। सभी सॉ फिल्म्स में सबसे लोएस्ट ओपनिंग वीकेंड इसी फिल्म का था। इस फिल्म के न्यू कास्ट मेंबर्स को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसका नाम था एवोल्यूशन 3। ये इसलिए किया गया था ताकि स्क्रिप्ट लीक ना हो जाए। इस फ्रेंचाइज को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी एवोल्यूशन पिक्चर्स ही है। एक पुराने आइडिया के मुताबिक इस मूवी में हॉफमैन माफिया को गेम में ट्रैप करने वाला था। ये फिल्म 10 जुलाई 2009 तक रेडी हो चुकी थी, लेकिन इसकी एंडिंग को परफेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक और हफ्ता काम किया गया और इसे 21 जुलाई तक रेडी कर दिया गया। ये केविन ग्रुटेट की लास्ट सॉ फिल्म होने वाली थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को फिलीपीन में 7 पार्ट के बाद रिलीज किया गया था, फिर ऑडियंस को समझ के आया होगा। इसके रिलीज होने तक कॉस्टास मैंडेलर को यह भी नहीं पता था कि उनका कैरेक्टर हॉफमैन एंड में बचेगा या मर जाएगा,
क्योंकि इसके लिए कई सारी एंडिंग शूट की गई थी, जिसमें से एक एंडिंग में हॉफमैन एक ट्रैप में फंस जाता जो कि मरने से पहले स्ट्रैम ने उसके लिए सेटअप किया था। ये देखना इंटरेस्टिंग होता। राउंड अबाउट ट्रैप में 10 विक्टिम्स होने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें 6 कर दिया गया फिल्म के नंबर के साथ मैच करने के लिए। फिर भी वो इकलौता ट्रैप है जिसमें एक साथ 6 विक्टिम्स ट्रैप थे, और ये पहली सौ फिल्म है जिसके एंड में कोई टेप नहीं चली, जिससे पूरी मूवी की स्टोरी समझ में आ जाए। इस मूवी का बॉडी काउंट है 13। तो ये थे फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।